नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा आपका जीव विज्ञान विषय अध्यापक और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 11 जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर उच्च पादपों में या एंजियोस्पर्मी पादपों में किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी बात करेंगे। और इस भाग में बच्चों, जो कि पहला भाग है इस चैप्टर का, उसमें हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की सामान्य जानकारी के बारे में और साथ ही कुछ प्रारंभिक प्रयोग जो कि किए गए थे प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए उसकी बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही अन्य भागों में हम बात करेंगे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, साथ ही C3 चक्र क्या होते हैं, C4 चक्र क्या होते हैं। ठीक है, इन सब की बात जो है हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम जानने ये आवश्यक है बच्चों कि ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्या होता है। ठीक है, ये किस लिए आवश्यक है, ठीक है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इन सब बातों के जवाब हम जान सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए, सभी सजीवों को अपनी जैविक क्रियाएं क्या क्या हो सकती है बच्चों, जैसे कि श्वसन हो गया। ठीक है, श्वसन हो गया, अन्य सभी क्रियाएं जो है जैविक क्रियाएं होती है। ठीक है, तो उनको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर कोई जीव है बच्चों, उसको अपनी जैविक क्रियाएं करनी है, जैसे श्वसन हो गया, ठीक है, या और क्रियाएं जैसे कि परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सभी क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा आएगी कहां से, तो ये भोजन के द्वारा बच्चों ये ऊर्जा जो है प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऊर्जा उन्हें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, ठीक है, हम जैसे ही भोजन खाते हैं अंदर जाके उसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब उसका दहन होगा और उससे जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इस प्रकार जो है हमें भोजन से क्या मिलती है बच्चों, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए बच्चों भोजन का ऑक्सीकरण होना आवश्यक है, तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, पौधे और जो प्राणी होते हैं उनमें ऊर्जा प्राप्त करने की विधि में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, मतलब प्राणी जो होते हैं वो अलग तरीके से भोजन की प्राप्ति करते हैं और पौधे अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले बात करें अगर बच्चों प्राणी की या जंतुओं की, तो प्राणी जो होता है बच्चों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जैविक क्रियाओं या ऊर्जा के लिए अगर मैं कहूं तो किस पर निर्भर रहता है बच्चों, पादपों पर निर्भर रहता है। ठीक है, किस पर निर्भर रहता है बच्चों, पादपों के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो अपन जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर है बच्चों, पादपों के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, तो कोई भी प्राणी है अगर, तो वो अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर होता है, पादपों पर निर्भर होता है। ठीक है, और ऐसे जीव जो भोजन हेतु किसी अन्य जीव पर निर्भर रहे उन्हें हम कहते हैं बच्चों विषमपोषी। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी, या इंग्लिश में कहें तो उन्हें हम हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है या मनुष्य जो है या कोई भी प्राणी जो है किस प्रकार का होता है, विषमपोषी होता है, हेटेरोट्रोपिक होता है। ठीक है, जबकि अगर बात करूं बच्चों पादपों की, तो पादप क्या करते हैं, हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। ठीक है, पादप क्या करते हैं बच्चों, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रोफिक कहते हैं। तो पादप कैसे जीव है बच्चों, स्वपोषी जीव है, और प्राणी कैसे है बच्चों, विषमपोषी जीव है। ठीक है, आगे बात करें, प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में ही होती है। ठीक है, और पौधे जो है बच्चों सूर्य के प्रकाश को सीधे ही रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। या सीधा कहूं बच्चों कि पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण जो है बच्चों पौधों के हरे भागों द्वारा किया जाता है, जैसे कि पत्तियां। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण की सामान्य जानकारी के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो जानते हैं बच्चों, हरे पादप जो है अपना भोजन स्वयं में उपस्थित हरे वर्णक, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, क्लोरोफिल कहते हैं या हरित वर्णक कहते हैं बच्चों, की उपस्थिति में मृदा द्वारा अवशोषित जल, वायुमंडल से प्राप्त CO2, सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और उपरोक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या है बच्चों कि पादप जो है एक तो जल का, ठीक है, पहली चीज
जल हो गई, फिर CO2 का, और इन दोनों को बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में और साथ ही क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से किसमें बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो चार चीजें बच्चों यहां पर महत्वपूर्ण है, एक CO2, एक जल, एक प्रकाश ऊर्जा और साथ ही क्लोरोफिल वर्णक। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हो तो उससे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है बच्चों आसानी से संपन्न हो सकती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की अगर समीकरण लिखें तो वो इस प्रकार होती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जो है बच्चों 12 जो है जल के अणुओं से अभिक्रिया करते हैं, कब, प्रकाश की उपस्थिति में और साथ ही क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में, और इससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कि किस रूप में होता है बच्चों, ग्लूकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चों, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज रूपी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। साथ ही बच्चों 6 जल के अणु भी मुक्त होते हैं और साथ यहां पर ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। ठीक है, तो जो बच्चे क्या समझते हैं कि जो पादप होते हैं, और पादप क्या करते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये तो सबने सुना है। ठीक है, तो वो क्या समझते हैं कि जो ऑक्सीजन आती है वह श्वसन के द्वारा आती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बच्चों श्वसन के द्वारा नहीं आती है। चाहे पादप हो चाहे कोई भी प्राणी हो, वह श्वसन में तो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। ठीक है, लेकिन पादप जो है उस CO2 का दिन में क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करके उससे भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और उसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चों वहां पर ऑक्सीजन भी निकलती है। ठीक है, तो दिन में जो पादप बच्चों ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो श्वसन के द्वारा नहीं होता। ठीक है, वो कहां से निकलती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा निकलती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन भी मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पर्णहरित या क्लोरोफिल, प्रकाश व CO2 आवश्यक होते हैं किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और साथ ही जल भी आवश्यक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उपउत्पाद के रूप में मुक्त होती है, मतलब यहां पर जो है ऑक्सीजन भी जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में यहां पर निकलती है, मुक्त होती है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, देखिए इस चित्र के माध्यम से यहां समझाया हुआ है कि यहां पे क्या हो रहा है, किसी पादप पे प्रकाश जो है आपतित हो रहा है। ठीक है, ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है क्लोरोफिल के माध्यम से। ठीक है, और यहां पर जो है ये क्या कर रहा है बच्चों, CO2 का जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहां पे क्या कर रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके उससे कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, और साथ यहां पर क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। ठीक है, तो यही क्या है, अपनी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। आगे बात करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए कई सारे प्रयोग यहां पर किए गए। सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य प्रयोगों के बारे में, ठीक है, फिर मोल के प्रयोगों के बारे में, और अन्य जो है प्रारंभिक प्रयोग कौन कौन से किए गए उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों सामान्य प्रयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो यदि शबलित पत्ती, ठीक है, शबलित पत्ती क्या होती है बच्चों, आपने कई पत्तियां देखी होंगी जो पे क्या होते हैं बच्चों, धब्बे होते हैं, या तो सफेद धब्बे हो या लाल धब्बे हो। ठीक है, तो ऐसी पत्तियां जो कि जिसपे क्या दिखे, धब्बे दिखे, ऐसी पत्तियों को कहा जाता है बच्चों शबलित पत्तियां। ठीक है, तो ऐसी पत्तियों में क्या होता है बच्चों, शबलित पत्ती अथवा एक पत्ती जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया गया हो। ठीक है, तो या तो क्या हो बच्चों, इस तरीके की धब्बेदार पत्तियां हो जो कि आपके बैकग्राउंड में दिखी गई है। ठीक है, या तो शबलित पत्तियां हो, या फिर ऐसी पत्ती हो बच्चों जिसे आंशिक रूप से किससे ढक दिया हो, काले कागज द्वारा ढक दिया गया हो। ठीक है, ये मान लो कोई पत्ती है बच्चों, इस पत्ती को आंशिक रूप से क्या कर दिया अपन ने, काले कागज से, इतने भाग को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, काले कागज द्वारा यहां पर ढक दिया। ठीक है, तो ये ढका हुआ भाग है और ये खुला हुआ भाग है। ठीक है, तो ये प्रेक्षित किया गया बच्चों कि जो ढका हुआ भाग होता है वहां पे कोई जो है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का निर्माण नहीं होता, जबकि अगर बात करो बच्चों जो खुला हुआ भाग है यहां पर जिसको प्रकाश मिल रहा है आसानी से, वहां पे क्या हो जाता है, स्टार्च का निर्माण हो जाता है। तो इसके क्या साबित होता है इससे, कि प्रकाश संश्लेषण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रयोग में यही बताया गया है। ठीक है, तो एक पत्ती जिसे आंशिक रूप से ढक दिया गया हो या सबलित पत्ती हो बच्चों को लेकर प्रकाश में रखा जाए तो स्टार्च या मंड का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि स्टार्च का निर्माण केवल पत्ती के हरे भाग में ही होता है। ठीक है, पत्ती के किस में होता है बच्चों, हरे भाग में ही इसका निर्माण या स्टार्च का निर्माण जो है देखा गया है। सबलित पत्ती में सफेद व लाल रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं। ठीक है, सबलित पत्ती की बात करें तो वहां पर सफेद और लाल रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, एक तो प्रकाश की आवश्यकता, और पत्ती के केवल हरे भाग में ही क्या होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वहीं पे स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करें, इन सबलित पत्तियों के धब्बों में पर्णहरित की अनुपस्थिति होती है, और अगर वहां पे पर्णहरित नहीं है बच्चों तो वहां पे कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और अगर कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा बच्चों तो वहां पे स्टार्च भी क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, तो यहां पर स्टार्च जो है उसका निर्माण नहीं होता,
कौन से भाग जो कि या तो हरा नहीं हो या फिर उसे आंशिक रूप से ढक दिया हो, उस भाग में किसी भी प्रकार के स्टार्च का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद में मोल के प्रयोग की। ठीक है, तो मोल का प्रयोग बच्चों इन्होंने क्या किया, एक पत्ती ली। ठीक है, एक पत्ती ली। ठीक है, और उसे जो है कहां रखा, एक टेस्ट ट्यूब में या कांच के एक जो है फ्लास्क के अंदर रखा। ठीक है, और उस फ्लास्क को कोर्क के माध्यम से ढक दिया और बीच में चीरा लगा करके उसमें आधी पत्ती तो उस फ्लास्क में जा रही हो और आधी क्या हो बच्चों ऊपर की तरफ हो, और उसको रखा। ठीक है, और साथ ही फ्लास्क में क्या रखा बच्चों, CO2 से भीगी सॉरी केओच जो होता है, कास्टिक पोटाश जो होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, उससे भीगी हुई रुई भी उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने रख दी। ठीक है, और रखने के बाद में प्रेक्षित किया कि जो अंदर वाला भाग था, ठीक है, मतलब वो जो रुई के आसपास वाला जो भाग था उसमें कोई स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, जबकि जो बाहर वाला भाग था बच्चों जो कि उस फ्लास्क के बाहर की ओर था उसमें स्टार्च का निर्माण देखा गया। ठीक है, तो आइए प्रयोग को समझते हैं। प्रयोग में देखो क्या है, चौड़ी मुंह की बोतल ली गई, कांच की बोतल ली गई और बोतल में कास्टिक पोटाश या केओएच की थोड़ी मात्रा जो है यहां पर ली गई। तो और बोतल का मुख बीच से चिरे हुए कॉर्क से बंद कर दिया गया जिसमें पत्ती जो है आसानी से प्रवेश कर सके, और कुछ घंटों तक पत्ती को प्रकाश में रखने के उपरांत स्टार्च का वहां पर क्या किया गया बच्चों, परीक्षण किया गया। ठीक है, अब इस परीक्षण को देखो इस चित्र के माध्यम से और भी आसानी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पत्ती को यहाँ पे कांच की बोतल में रखा गया। ठीक है, और अंदर क्या रखा गया बच्चों, यहाँ पर केओएच रखा गया, या डायरेक्ट जो है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रख सकते हैं, या फिर इसको रुई में भिगोकर उस रुई को भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या देखा गया बच्चों कि जो अंदर वाला भाग था जो कि फ्लास्क के अंदर था वहां पे कोई भी जो है स्टार्च नहीं देखा गया। ठीक है, उस पत्ती वाले भाग में कोई भी स्टार्च नहीं था, जबकि जो बाहर निकला हुआ भाग था, यह वाला भाग जो था वहां पर स्टार्च की उपस्थिति देखी गई। ठीक है, यहां पे क्या देखा गया बच्चों कि यहां पर स्टार्च उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ बच्चों कि देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है CO2 यहां पर जो थी उस वो केओएच क्या कर लेता है बच्चों, उस CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो यदि पादप को CO2 ही नहीं मिली तो सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण कहां होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो वहां पे स्टार्च भी क्या रहेगा बच्चों, अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस वाले भाग में तो CO2 जो निकल रही थी उसको केओएच ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो CO2 वहां पर मिली नहीं और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण भी वहां पर नहीं हुआ, ना ही वहां पर कार्बोहाइड्रेट का कोई जो है संश्लेषण देखा गया। ठीक है, आगे बात करें, देखो निष्कर्ष की बात करें बच्चों या परिणाम की बात करें तो यहां पर पत्ती का जो भाग बोतल में उपस्थित था उनमें स्टार्च नहीं बना और जो भाग बाहर प्रकाश में था वहां स्टार्च का निर्माण देखा गया। और इसका कारण क्या था, क्योंकि बोतल में केओएच भरा हुआ था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश जो है वहां पर भरा हुआ था, इसने क्या कर लिया, CO2 को अवशोषित कर लिया और पत्ती के अंदर के भाग को CO2 प्राप्त ही नहीं हुई। ठीक है, और प्राप्त नहीं हुई बच्चों तो इस प्रकार जो है क्या सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जो है वो आवश्यक होती है। और हमने जो है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण भी देख ली, उसमें भी क्या थे बच्चों, CO2 के 6 अणु जुड़ रहे थे जल के 12 अणुओं के साथ, और इस प्रकार जो है वहां पर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोग की ओर बढ़ते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के प्रारंभिक प्रयोगों की अब बात करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इस प्रक्रिया का बच्चों क्रमिक विकास हुआ और कई सारे जो है वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के क्या किए बच्चों, प्रयोग किए, और इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में और ज्यादा ज्ञात जो है होता रहा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों जिसका नाम है साइंटिस्ट का जोसेफ प्रिस्टले की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने कौन सा प्रयोग किया, और इनके अगर बात करें इनका जीवन काल जो है 1733 से कब तक चला, 1804 तक चला। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टले की बात करूं बच्चों तो इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को बेलजार प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जोसेफ प्रिस्टले का जो प्रयोग है बच्चों इसे बेलजार प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, बेलजार प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। बेलजार क्या होता है, कांच का पात्र होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बच्चों, बेलजार में जो है अलग अलग जीवों को लेकर के देखा। ठीक है, पहले क्या किया उन्होंने, पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। ठीक है, और जैसे ही रखते हैं तो उसको जो है कोई वायु नहीं मिल पाई, उसके कारण क्या हो गई बच्चों, मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक चूहे को रखा। ठीक है, तो चूहे के साथ भी यही हुआ कि उसको जो है कोई वायु नहीं मिल पाई, तो क्या हो गया बच्चों, कुछ देर बाद में उसके दम घुटने से उसकी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे ही पौधे को रखा बच्चों, तो पौधे को रखा तो ये देखा गया कि वो पौधा क्या हो गया, मुरझा गया कुछ देर के बाद में। ठीक है,
अब उन्होंने क्या किया बच्चों, तीनों चीजों को एक साथ रख दिया, ठीक है। तो इस बार उन्होंने देखा कि पौधा भी आसानी से काम कर रहा था, ठीक है, वहां पे चूहा भी जीवित था और मोमबत्ती भी जल रही थी, ठीक है। और इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती जो है कोई ऐसी वायु को ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो है, या कोई ऐसी वायु छोड़ते हैं जिसको पादप क्या कर लेता है बच्चों, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। या अपन इस प्रकार भी बोल सकते हैं इसको कि जो जलती हुई मोमबत्ती होती है और प्राणी जो होते हैं बच्चों, उसे कुछ वायु की आवश्यकता होती है और उस वायु की क्षतिपूर्ति कौन करता है बच्चों, पादप करते हैं, ठीक है। और इस आधार पर उन्होंने किसकी खोज की, ऑक्सीजन की खोज की, ठीक है। तो जानते हैं बच्चों, देखो 1770 में अनेक प्रयोग किए गए। इनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का क्या होता था, विनिमय होता था, ठीक है। प्रयोगानुसार इन्होंने क्या किया, हरे पौधों की वृद्धि में हवा एक अनिवार्य भूमिका के रूप में होती है, ये बात बताई, ठीक है। आगे इनके द्वारा 1774 में क्या की गई बच्चों, ऑक्सीजन की खोज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, 1774 में ऑक्सीजन की खोज की, ठीक है। ये उस टाइम तक ऑक्सीजन नाम तो नहीं आया था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वायु, आगे जाकर पता चला बच्चों कि वायु कौन सी थी, ऑक्सीजन की थी, ठीक है। और इस आधार पर इन्हें क्या दिया गया बच्चों, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दे दिया गया, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, तो आप बताओगे सर जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों जोसेफ प्रिस्टले के बारे में। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि बेलजार में केवल जलती हुई मोमबत्ती रखी गई, तब बेलजार द्वारा ढकने पर मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई। अगली बार क्या किया, चूहे के साथ दोहराया तो उसका भी क्या हुआ बच्चों, दम घुट गया। अब क्या किया है, उसी बेलजार में पुदीने का पौधा भी रख दिया, जलती हुई मोमबत्ती और चूहा के साथ में, ठीक है। और देखा कि मोमबत्ती भी जलती रही, चूहा भी जीवित रहा, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने बच्चों निष्कर्ष क्या निकाले कि चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो या कोई प्राणी हो जो वायु से सांस लेते हैं, वे हवा को क्या करते हैं बच्चों, क्षति पहुंचाते हैं। मतलब उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो ऑक्सीजन को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। अर्थात पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है, ठीक है। मतलब हमें पता है कि प्राणी और मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अर्थात वो उसको क्या करते हैं बच्चों, क्षति पहुंचाते हैं, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उसकी क्या कर देते हैं बच्चों, क्षतिपूर्ति कर देते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने क्या की, ऑक्सीजन की खोज की। तो ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे जाता है, जोसेफ प्रिस्टले को जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक की तरफ बच्चों। नेक्स्ट उससे पहले जो है इस प्रयोग को समझ लेते हैं। देखो इन्होंने जो है इस चित्र के माध्यम से क्या किया, पहले क्या किया बच्चों, चूहे और मोमबत्ती को साथ में लिया, ठीक है। और इस बार क्या देखा, मोमबत्ती भी देखो यहां पर बुझ गई और चूहे की भी क्या हो गई बच्चों, दम घुटने से यहां पर मृत्यु हो गई, ठीक है। दूसरी बार क्या किया, इन दोनों के साथ में इन्होंने पौधे को भी रख दिया। तो इस बार देखा कि मोमबत्ती भी जलती रही, चूहा भी जीवित रहा और पौधा भी बड़ी आराम से चल रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने किसकी खोज की बच्चों, ऑक्सीजन की खोज की, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जाता है जोसेफ प्रिस्टले को। किसके जाता है बच्चों, जोसेफ प्रिस्टले को जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो जोसेफ प्रिस्टले आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वैज्ञानिक थे अपने जॉन इंजनहाउस। क्या नाम था बच्चों, नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम था जॉन इंजनहाउस, और इसका जीवन काल कब तक चला, 1730 से लेकर 1799 तक, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले 1779 में क्या किया, प्रिस्टले द्वारा प्रयुक्त सेटअप को धूप तथा फिर अंधेरे में रखा, ठीक है। मतलब सेटअप वही लिया प्रिस्टले वाला, मतलब पुदीने वाला, साथ में मोमबत्ती और चूहे वाला, ठीक है। तो उसको क्या किया, पहले एक बार तो धूप में रखा और उसको फिर अंधेरे में रखा, और पाया कि केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही ये जो है ये प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। मतलब जो प्रिस्टले ने देखा था कि भाई पौधे कोई ऐसी गैस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं जिसको जो है प्राणी जो होता है और साथ में मोमबत्ती जो होती है वो आवश्यक होती है उनके लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्रक्रिया होती है केवल धूप में ही होती है, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि धूप में ही क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो उसी समय क्या होगी बच्चों, ऑक्सीजन वहां पर मुक्त होगी, और अंधेरे में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। तो इन्होंने बोला कि पादपों के हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में वायु को शुद्ध करते हैं और अंधेरे में अशुद्ध कर देते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहां होती है बच्चों, पत्ती के हरे भाग में, ठीक है। कहां होती है बच्चों, पत्ती के हरे भाग में प्रक्रिया होती है। और आगे क्या बताया इन्होंने कि प्रकाश की उपस्थिति में पादप वातावरण में O2 और अंधेरे में CO2 मुक्त करते हैं, ठीक है। इस आधार पर क्या बताया इन्होंने कि दिन में तो पादप क्या करेंगे बच्चों,
ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन कहां से निकलती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से निकलती है। और रात में क्या करेंगे बच्चों, वो CO2 मुक्त करेंगे। ठीक है, तो जो प्रिस्टले का प्रयोग था वो केवल दिन तक ही चला, रात में ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता। तो अगर वो रात में किसी को रख देते, चाहे कैसा ही पौधा रख देते बच्चों वहां पर, तो वहां पर जो है चूहे की मृत्यु भी हो जाती और मोमबत्ती भी बुझ जाती। ठीक है, तो यह प्रक्रिया केवल दिन में ही कारगर साबित होती है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वर्णकों का और साथ ही प्रकाश का महत्व बताया कि यह प्रक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंडियन हाउस ने एक और प्रयोग किया बच्चों। ठीक है, एक अन्य प्रयोग में इन्होंने क्या किया, जलीय पौधे को लिया। क्या लिया बच्चों, जलीय पौधे को लिया और दिन में प्रेक्षित किया कि उस जलीय पौधे के आसपास या उसकी पत्तियों के आसपास बुलबुले उठने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई बुलबुले क्यों उठ रही है। ठीक है, क्योंकि दिन में क्या होता है बच्चों, वहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या निकलेगी, वहां पर ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, तो इन बुलबुलों की पहचान उन्होंने किसके रूप में की, ऑक्सीजन के रूप में की। ठीक है, और बताया कि दिन के समय में पौधे के हरे भाग क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए इंडियन हाउस ने अपने प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे। बाद में इन बुलबुलों की पहचान किसके रूप में हुई, ऑक्सीजन के रूप में की गई। ठीक है, तो इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया, प्रदर्शित किया कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पौधों का हरा भाग है और उसके आसपास क्या है बच्चों, जलीय पौधे के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। तो इनका निष्कर्ष क्या निकला कि सूर्य के प्रकाश में पौधे के केवल हरे भाग ही क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों, अगले साइंटिस्ट है अपने जूलियस वॉन सेचस। ठीक है, क्या नाम है, जूलियस वॉन सेचस। ठीक है, इन्होंने 1854 में बच्चों प्रयोग किया और देखा कि जब पौधे वृद्धि करते हैं तब पौधे के हरे भाग में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज या शर्करा बनती है। ठीक है, क्या क्या परीक्षित किया बच्चों इन्होंने कि जब पौधा कोई वृद्धि कर रहा है तो उसके हरे भाग में क्या होता है बच्चों, वहां पर शर्करा या ग्लूकोज का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। और ग्लूकोज प्राय जो होती है बच्चों स्टार्च के रूप में संचित होती है या मंड के रूप में। ठीक है, स्टार्च को और क्या कह सकते हैं, मंड भी कहते हैं स्टार्च को। ठीक है, तो ये बच्चों जो ग्लूकोज बनती है या शर्करा जो बनती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये जो है आगे चल करके स्टार्च या मंड के रूप में क्या होती है बच्चों, संग्रहित होती है। ठीक है, आगे क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं में स्थित विभिन्न जो है विशिष्ट भाग हरित लवक में स्थित होती है। ठीक है, मतलब अगर कहें ये प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां होते हैं बच्चों, पादप के हरे भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन्हीं में क्या होता है बच्चों, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगले वैज्ञानिक है बच्चों अपने TW एंजिलमैन। क्या नाम है बच्चों, इन वैज्ञानिक का नाम है बच्चों TW एंजिलमैन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका जीवन काल कब से कब तक रहा बच्चों, 1843 से लेकर के 1909 तक रहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। क्या लिया बच्चों, एक प्रिज्म लिया। ठीक है, यहां देखिए कांच की जो है सिल्ली जैसी होती है त्रिभुजाकार, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं। और इस पे क्या किया बच्चों, प्रकाश आपतित किया। ठीक है, और प्रकाश आपतित करने के बाद में देखा कि जो श्वेत प्रकाश था बच्चों आगे वर्ण विक्षेपण के बाद में 7 जो है अलग अलग रंगों पर यहां पर बट गया। और आपको पता है ये रंग कौन से होते हैं बच्चों, विबग्योर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, विबग्योर होते हैं। ठीक है, बैंगनी और बैंगनी से बच्चों लाल तक जो है यहां पर प्रकाश की इनको जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त हुई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में क्या कर दिया, पृथक कर दिया, श्वेत प्रकाश को आपतित किया और वहां पर विभिन्न प्रकाश के स्पेक्ट्रम इनको प्राप्त हो गए। आगे क्या किया, इसके पश्चात इन्होंने हरे शैवाल क्लेडोफोरा को लिया। किसको लिया बच्चों, हरे शैवाल, जिसका नाम है एक यहां पर क्लेडोफोरा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, क्लेडोफोरा नामक हरे शैवाल को लिया और इसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया के, ऑक्सी बैक्टीरिया के। और क्या होते हैं भाई ऑक्सी बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको जीवित रहने के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस क्लेडोफोरा नामक हरे शैवाल को कहां रखा, ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा, मतलब उनके साथ में रखा। ठीक है, और ये बैक्टीरिया बच्चों इन्होंने क्यों उपयुक्त किए, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि ऑक्सीजन जो है उसके निकलने का केंद्र कौन सा होता है। ठीक है,
मतलब इस बैक्टीरिया का प्रयोग यह जानने के लिए हुआ कि ऑक्सीजन का केंद्र कौन सा होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती कहां से है, यह जानने के लिए इन्होंने किसका प्रयोग किया बच्चों, ऑक्सी बैक्टीरिया का प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखिए, प्रयोग में देखा गया कि बैक्टीरिया या जीवाणु जो है बच्चों मुख्यतः लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में क्या हो गए बच्चों, एकत्रित हो गए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, एक तो नीले प्रकाश क्षेत्र में और साथ ही लाल प्रकाश क्षेत्र में ये ऑक्सी बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा क्या हो गए बच्चों, एकत्रित हो गए। और इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक नीले और लाल प्रकाश स्पेक्ट्रम की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है वो नीले और लाल क्षेत्रों में ही देखा गया है। ठीक है, देखिए, इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम जो है इन्होंने ज्ञात किया, और यह जो स्पेक्ट्रम था बच्चों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम के क्या था बच्चों, बिल्कुल समान था। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल ए और बी का जो स्पेक्ट्रम होता है उसी प्रकार का ये स्पेक्ट्रम देखा गया किसका, ऑक्सी बैक्टीरिया का। उन्होंने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला बच्चों कि जो है जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण है बच्चों वो नीले और लाल प्रकाश में ही होता है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों नेक्स्ट साइंटिस्ट से पहले बच्चों 19वीं सदी तक जो है कई सारी चीजें जो है ज्ञात हो चुकी थी बच्चों, किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश के सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में ज्ञात हो चुका था बच्चों, कब तक, 19वीं शताब्दी तक। जैसे कि पौधे जो है CO2 और जल से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ये बात जो है पता चल गई थी तब तक कि CO2 और जल का उपयोग करके क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। और ऑक्सीजन जो है उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मतलब जो है प्रकाश संश्लेषण की कुल अभिक्रिया क्या होगी, इस प्रकार अपन उसको जो है बता सकते हैं, जहां पर CO2 और H2 जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल के अणु जो है प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके CH2 बनाते हैं। और CH2 यहां पर किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को प्रदर्शित करता है, और साथ ही में ही यहां पर जो है ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। ठीक है, तो हम जो है इसको मोटा मोटा इस तरीके से याद रखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है बच्चों वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और साथ ही वहां पर ऑक्सीजन भी क्या होती है बच्चों, उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जिसका नाम है वॉन नील। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, वॉन नील जो है नाम के यहाँ पर साइंटिस्ट है, जिनका जीवन काल रहा 1897 से लेकर 1985 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, इनके प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रयोग है। ठीक है, इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में और अधिक जो है जानकारी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, देखिए, इन्होंने जो है इनका अध्ययन जो है बैंगनी और हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। ठीक है, इन जो वॉन नील जो है बच्चों साइंटिस्ट जो है, वॉन नील साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनका प्रयोग जो है बच्चों बैंगनी और हरे जीवाणु पर आधारित था। यहाँ पर दिख रहे हैं बैंगनी जीवाणु है और हरे जीवाणु है। ठीक है, तो वॉन नील का प्रयोग बैंगनी और हरे जीवाणु पर आधारित था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे देखो मोटा मोटा समझना हो बच्चों, तो यहां पे क्या होता है, H2 जो है, H2O का प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में विघटन हो जाता है, और एक तो जो है इससे क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है, और साथ ही जो है इससे ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों ने बताया कि जो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है बच्चों, उस प्रक्रिया में क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन मुक्त होती है, और ये हाइड्रोजन जो है बच्चों यहाँ पे CO2 जो होती है उसका क्या कर देता है, अपचयन कर देता है, और अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरा जो है ऑक्सीजन जो होती है बच्चों, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निकलती है, वो भी किससे आती है, जल के अणु से ही आती है। वो किसने सिद्ध किया था, वॉन नील ने सिद्ध किया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस समीकरण द्वारा ये व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे देखिए H2A ले रहे हैं अपन, साथ में CO2 तो है ही है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर 2A मुक्त हो रहे हैं, CH2O मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और साथ यहाँ पर जल के अणु भी बन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो H2 के साथ में यहाँ पर जो बच्चों कोई भी तत्व है यही क्या होता है, मुक्त होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा नहीं आता है। ठीक है, इस आधार पर जो है बैंगनी और हरे जीवाणु का इन्होंने प्रयोग किया, और आगे देखा कि हरे पौधों में H2O या जल हाइड्रोजन दाता है, मतलब हाइड्रोजन देता है, और ऑक्सीकृत होकर क्या देता है,
ऑक्सीजन भी देता है। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन जो होती है बच्चों, दोनों चीजें किससे आती है? जल के अणु से आती है। मेन चीज जो है यहां पर समझने की यही है, ठीक है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते, ठीक है, जैसे कि सल्फर जीवाणु या गंधक जीवाणु या पर्पल जीवाणु जो होते हैं बच्चों, वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते। वो क्या होते हैं बच्चों? वो कीमो ऑटोट्रोफिक होते हैं। मतलब वो जो है H2S का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, उनमें जल नहीं उपयोग करते वो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जल ही यहां पर देखो, अगर जल का उपयोग करेंगे बच्चों, H2O का उपयोग करेंगे, तो ये किसमें टूटेगा? H2 और O2 में टूटेगा, ठीक है। मतलब इससे ऑक्सीजन मुक्त होगी। लेकिन यदि मान लो ऊर्जा स्रोत के रूप में यहां पर H2O की जगह क्या हो बच्चों? H2SO क्या हो? H2SO, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये किसमें टूटेगा? एक तो H2 में और साथ ही यहां पर सल्फर के अंदर टूटेगा, ठीक है। तो इससे क्या मुक्त होगी? सीधी सी बात है, यहां पर सल्फर मुक्त होगी, यहां ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन मुक्त होगी नहीं, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने देखा कि बैंगनी और हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। मतलब यहां पर सल्फर या सल्फेट मुक्त होता है बच्चों, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती इन जीवाणुओं के अंदर, ठीक है। इससे निष्कर्ष निकला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन जल से आती है, न कि CO2 से, ठीक है। किससे आती है बच्चों? यहां पे जो ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, वो किससे आती है? जल से आती है, न कि CO2 से। ये किन के प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ? वोन नील नामक साइंटिस्ट के प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ, ठीक है। और बाद में बच्चों इसका और ज्यादा कंफर्म किसके द्वारा किया गया? रेडियो आइसोटोपिक तकनीक द्वारा किया गया। अब ये क्या होती है रेडियो आइसोटोप, ठीक है। तो पहले आइसोटोप समझना पड़ेगा बच्चों। आइसोटोप क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समस्थानिक होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों समस्थानिक? जैसे यहां पे मान लो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H1 1H2, ठीक है। तो ये बच्चों समस्थानिक है यहां पर। तो इस प्रकार जो है यहां पर ऑक्सीजन के भी क्या किया गया बच्चों? समस्थानिक का उपयोग किया, ठीक है। सामान्य ऑक्सीजन तो क्या होती है, ठीक है, 8 हो 16 इस प्रकार की होती है। मान लो इसका समस्थानिक लिया गया जिसमें 8 हो 17 लिया गया, ठीक है। तो इसका जब प्रयोग किया गया, ठीक है, रेडियो आइसोटोप तकनीक का उपयोग किया गया जिसमें इसका ऑक्सीजन का क्या लिया गया? आइसोटोप लिया गया। तो ये जो बच्चों कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन आती है वो किससे आती है? जल के अणु से आती है, न कि CO2 से, ठीक है। तो इसके उपयोग से बच्चों ये सही प्रमाणित हुए, ये जो डाटा आए थे सही प्रमाणित हुए, ठीक है। किसका उपयोग किया बच्चों? ये यहाँ पर रेडियो आइसोटोप जो तकनीक है बच्चों, इसको दर्शाया गया है यहाँ पर और ज्यादा जो है अच्छे तरीके से यहाँ बताया हुआ है कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से मुक्त होती है, न कि CO2 से। और ये बच्चों रेडियो आइसोटोप तकनीक द्वारा क्या किया गया? प्रमाणित किया गया, ठीक है। कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही का समीकरण अगर बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार होगा बच्चों, जहां पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है के अणु जो है यहाँ पर 12 जल के अणु से क्या कर रहे हैं बच्चों? रिएक्शन कर रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में। और साथ यहाँ पर जो है क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? साथ में क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। और इसकी उपस्थिति बच्चों ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। साथ में यहां पर जल के अणु भी मुक्त हो रहे हैं और साथ यहां पर जो ऑक्सीजन जो है वो भी मुक्त हो रही है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है बच्चों, ये इस जल के अणु से ही मुक्त होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है बच्चों यहां पर किससे आती है? जल के अणु से ही आती है, ठीक है। और साथ ही बच्चों जो यहां से हाइड्रोजन आई थी, ये हाइड्रोजन जो है क्या कर देते हैं? इस CO2 का अपचयन करके इसको किसमें बदल लेते हैं बच्चों? ग्लूकोज में बदल लेते हैं। इसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी कहते हैं, CO2 का अपचयन भी कह सकते हैं। इसका अपचयन होकर बच्चों क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है या भोजन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, जल से निकलने वाली ऑक्सीजन जो है इसको रेडियो आइसोटोप तकनीक द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। अतः प्रकाश संश्लेषण एकल क्रिया नहीं है बच्चों, क्या है? बहुचरणीय प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब इतने सारे अपन ने प्रयोग देखे तो इन प्रयोगों द्वारा बच्चों ये कहा जा सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो एक चरण में संपन्न नहीं होती। इसमें क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे चरण होते हैं और इन सभी चरणों के बारे में जो है इस चैप्टर के अंदर अपन जानने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कौन कौन से वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, या दिया हुआ है एक ही जगह दिया हुआ है बच्चों। देखिए मोल का प्रयोग जो है क्या बताता है? हमें बताता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है, ठीक है। मोल जो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया उससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है। इसके बाद में आए दूसरे वैज्ञानिक जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी बेल जार प्रयोग के माध्यम से, ठीक है। आगे आए बच्चों जॉन इंजनहाउस नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ने में सक्षम था। इन्होंने जलीय पौधों पर प्रयोग किया, वहां बुलबुले दिखे और बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में केवल पौधे के जो हरे भाग होते हैं वही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। आगे
जूलियस वॉन सेचस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जब पौधे वृद्धि करते हैं तो उनमें ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, संश्लेषण होता है, और ये ग्लूकोज जो है किसके रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में वहां पर जमा होती रहती है। ठीक है, तो जब पौधे वृद्धि करते हैं तब ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, आगे आए TW एंजलमैन नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है प्रकाश का स्पेक्ट्रम बताया। ठीक है, और बताया कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की एक विशिष्ट क्षेत्र में ही होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण हेतु विशेष सक्रिय स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है। ये किसने बताया, ये TW एंजलमैन ने बताया। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, वॉन नील जो थे, इन्होंने क्या बताया कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई जो ऑक्सीजन होती है वो जल के अणु से आती है, न कि CO2 से। ठीक है, तो लास्ट में जो है अपन ने जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनने प्रयोग किए थे प्रकाश संश्लेषण को जानने हेतु, वो एक जगह पर देख लिए और सबके बारे में यहाँ पर निष्कर्ष भी बता दिए उनके। ठीक है, तो इस भाग में बच्चों हमने किस किस की बात की। ठीक है, इस भाग में अपन ने पहले तो बात की प्रकाश संश्लेषण की सामान्य जानकारी के बारे में। ठीक है, और साथ ही बच्चों प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रारंभिक प्रयोग जो थे उनकी भी अपन ने बात कर ली। ठीक है, उन प्रयोगों में हमने मोल के प्रयोग देखे, जूलियस वॉन सेचस के प्रयोग देखे बच्चों। ठीक है, वॉन नील के प्रयोग देखे, एंजलमैन के प्रयोग देखे, जोसेफ प्रिस्टले के प्रयोग देखे। ठीक है, तो इनको एक बार और जो है देख लिया अपन ने लास्ट के अंदर। ठीक है, कि इनके निष्कर्ष क्या थे, इनके प्रयोग कौन से थे और इनके निष्कर्ष क्या थे। ठीक है, अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया है कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश की ऊर्जा होती है बच्चों, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है, उसको पौधे जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसको फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल करके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन अपना, पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, यह कथन जो है कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, क्या हिल वैज्ञानिक ने, नहीं तो इसके बारे में तो देखा नहीं अपन ने। ठीक है, जॉन इंजनहाउस, इन्होंने तो बताया था कि हरे भाग से ही क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन मुक्त होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। TW एंजलमैन ने तो क्या किया था बच्चों, इन्होंने प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिया था प्रिज्म का उपयोग करके। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना, जूलियस वॉन सेचस। ठीक है, इन्होंने ये बताया था बच्चों कि पादप के वृद्धिशील जो भाग होते हैं वहां ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, संश्लेषण होता है, और ये ग्लूकोज जो है आगे चल करके स्टार्च के रूप में क्या रहती है बच्चों, संचित रहती है पादप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1774 में ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। ठीक है, बताओ भाई, क्या वॉन नील को जाता है, नहीं भाई वॉन नील थोड़ी थे। ठीक है, क्या जोसेफ प्रिस्टले को जाता है, बिल्कुल बच्चों। ठीक है, हमने देखा था बेलजार प्रयोग किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था बच्चों, बेलजार प्रयोग किया था। ठीक है, और बेलजार प्रयोग के माध्यम से इन्होंने बताया था कि चूहे और जलती हुई मोमबत्ती बच्चों ऐसी वायु को क्षति पहुंचाते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है बच्चों, पादप करते हैं। और हमने बाद के प्रयोगों से जान लिया कि पौधे ही होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इनको किसका श्रेय जाता है बच्चों, ऑक्सीजन का श्रेय जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का श्रेय, तो हो गया आंसर अपना जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, प्रकाश संश्लेषण के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो बताओ दो भाई। ठीक है, आपने पूरा प्रकाश संश्लेषण की सामान्य जानकारी देख ली, तो बताओ क्या क्या आवश्यक होता है। एक तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, साथ ही जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि CO2 और जल जो है वही तो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। साथ ही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है उसकी भी आवश्यकता होती है, और साथ यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें आप जो है इस खालिस्तान में लिख सकते हो कि इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और साथ ही क्लोरोफिल वर्णक की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान, हरे पौधों में ग्लूकोज प्राय के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो बताओ ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, हमें पता है बच्चों, यदि पादप हो। ठीक है, यदि पादप हो तो वहां जो ग्लूकोज होता है बच्चों वो स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में या फिर मंड के रूप में जो है संश्लेषित होता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो पादप की जगह यहां पे आपसे क्या पूछ लेता, जंतु पूछ लेता, तो जंतु में बताओ किस रूप में संचित जो है वहां पर संचित होते हैं। पादपों का तो आपने बता दिया कि वहां जो ग्लूकोज बनता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो आगे जो है किसके रूप में संचित रहती है, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में रहती है। लेकिन भाई प्राणियों के अंदर भी तो जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज जो है किस रूप में संचित होता है, तो यदि प्राणियों का पूछ लिया जाए, जंतुओं का पूछ लिया जाए बच्चों, तो वहां ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में,
ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लूकोज वहां पर क्या रहता है, संचित रहता है। ठीक है, तो पादप के लिए बच्चों स्टार्च या मंड के रूप में और जंतुओं के लिए ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो अपना आंसर यहां पर क्या पूछा है बच्चों, पौधों के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च या मंड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट खालिस्तान है अपना वोन नील का प्रकाश संश्लेषण को समझाने में अध्ययन खालिस्तान पर आधारित है। ठीक है, तो वोन नील ने बच्चों किस पर प्रयोग किए थे, वोन नील ने प्रयोग किए थे बच्चों हरे और बैंगनी जीवाणु पर। किस पे, हरे और बैंगनी जीवाणु पर इन्होंने क्या किया था बच्चों, प्रयोग किए थे। किस पे किए थे बच्चों, हरे और बैंगनी जीवाणुओं पर। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना हरे व बैंगनी जीवाणु। ठीक है, और इनका प्रयोग करके बच्चों इन्होंने बताया था ये जो है किसका उपयोग करते हैं, H2S का उपयोग करते हैं, और H2S का उपयोग करते हैं तो बच्चों यहां पर सल्फर मुक्त होती है, न कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर भाई ऑक्सीजन है ही नहीं जल के साथ में, ये H2 के साथ में, तो यहां पर सीधी सी बात है बच्चों, यहां पर सल्फर या सल्फेट मुक्त होगी, न कि ऑक्सीजन। ठीक है, इस आधार पर जो है इन्होंने बताया कि जो जल होता है बच्चों उससे ही ऑक्सीजन आती है, न कि CO2 से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, 7th क्वेश्चन अपना, सत्य असत्य। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज व उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जानने के लिए बच्चों आपको प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण, जहां पे CO2 और H2O। ठीक है, कितने अणु, CO2 के 6 अणु और H2O के 12 अणु जो है यहां पर प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ ही यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बच्चों यहां पे क्या बना देते हैं, एक तो ग्लूकोज बना देते हैं C6H12O6, साथ में जो है बच्चों यहां पर जल के अणु भी मुक्त होते हैं। ठीक है, और साथ ही बच्चों यहां पर ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन भी यहां पर मुक्त होती है। ठीक है, तो यहां क्या पूछा गया है, देखिए वापस से पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां मुख्य उत्पाद हो गया भाई ग्लूकोज, और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो उप उत्पाद के रूप में क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन भी यहां पर मुक्त हो गई। तो अपना कथन क्या है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रकाश जो संश्लेषण होती है बच्चों उसकी समीकरण का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन इस भाग का। देखिए, हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन CO2 से मुक्त होती है, न कि H2O से। ठीक है, देखो यहां पर अपन को क्या याद करना है, वोन नील का प्रयोग याद आता है बच्चों। क्या याद आता है, वोन नील का प्रयोग आता है, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था बच्चों, जीवाणु पर, हरे और जो बैंगनी जीवाणु थे उन पर प्रयोग किया था, जो कि क्या लेते हैं, H2S लेते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या मुक्त हुई थी बच्चों, सल्फर मुक्त हुई थी। ठीक है, और सामान्य पौधों में देखा जाता है तो वहां H2O प्रयुक्त होता है, और उससे क्या आती है बच्चों, ऑक्सीजन आती है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन जो आती है बच्चों किससे आती है, जल के अणु से आती है, न कि CO2 से। अब पढ़ते हैं भाई कथन को दोबारा से, हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन CO2 से मुक्त होती है। ठीक है, तो CO2 से आ रही है क्या, नहीं बच्चों, ये तो किससे आती है, H2O से आती है। किससे आती है बच्चों, H2O से आती है, न कि H2O से। तो बच्चों अपना कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो इस भाग में बच्चों हमने जाना किसके बारे में, एक तो प्रकाश संश्लेषण के सामान्य परिचय के बारे में, और साथ ही प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए कौन कौन से प्रारंभिक प्रयोग किए गए थे उनके बारे में भी हमने क्या कर लिया बच्चों, जान लिया। तो आशा है बच्चों ये सारी बातें जो है आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं जो भी पढ़ाऊं उसको दोहराते रहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।